आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के बचे हुए टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से क्वेश्चंस जो हैं पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं। तो इसका आंसर है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट की। टॉप लेवल मैनेजमेंट, अभी टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ये मैनेजमेंट का वो पार्ट होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने का काम करता है, पॉलिसीज़ बनाने का काम करता है, रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम करता है। ये सारे काम टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा किए जाते हैं। और क्योंकि इसमें पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स को बनाने का काम किया जाता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, क्योंकि यही जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ज़िम्मेदार होता है ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए, उसके ग्रोथ के लिए और उसके प्रॉफिट के लिए। क्योंकि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनाएगा, अच्छे ऑब्जेक्टिव्स नहीं सेट करेगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन नहीं कर पाएगी। तो ये तो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है। अब इसमें बात आती है कि इस टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग होते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो हमारे आते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चेयरमैन्स आते हैं, सीईओज़ आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं। ये सब लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं और ये ही सब लोग होते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज़ को बनाने का काम करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वो क्या है और उसमें क्या क्या काम किए जाते हैं। देखिए, मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन लोग आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है, इसमें जो लोग आते हैं वो सब मैनेजर्स होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो या फाइनेंस मैनेजर हो। जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को और लोअर लेवल मैनेजमेंट को रिलेट करना होता है, इंटरलिंक्ड करना होता है, यानी कि एक दूसरे से जोड़ना होता है। अब ये काम किस तरह होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इस काम को कैसे करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इस काम को इस तरह से करता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़ या रूल्स रेगुलेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाए हैं उस सब को वो लोअर लेवल तक पहुंचाता है। इससे एक रिलेशन क्रिएट होता है, एक लिंक क्रिएट होता है बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। तो इसीलिए मिडिल लेवल को एक इंटरलिंक्ड नाम से भी जाना जाता है। तो ये मिडिल लेवल का काम होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी मैनेजर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो सब लोग मिडिल लेवल में आते हैं। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड लेवल की, जिसे ऑपरेशन लेवल, सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस जो हमारा थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसे कि हम लोग ऑपरेशनल, इंडिविजुअल या सुपरवाइजरी लेवल कह रहे हैं, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जितने भी लोग जो लोअर लेवल में इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उन्हें ओवरव्यू करना, यानी कि उनके काम को सुपरवाइज करना होता है, उन्हें देखना होता है, ओवरवॉच करना होता है। और उन ओवरवॉच किए गए लोगों की कोई भी प्रॉब्लम को मिडिल लेवल तक पहुंचाना और मिडिल लेवल से जो फीडबैक आता है उसे लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को बताना, ये काम इस सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट का होता है। और इसमें जितने भी सुपरवाइज़र होते हैं, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, फोरमैन्स होते हैं, ये सब लोग इस लेवल के अंडर आते हैं। तो ये लेवल भी अपने काम के हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लेवल्स होते हैं और उनका क्या काम होता है और उनमें कौन कौन से लोग आते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज़, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक
छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ इस चैप्टर में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशंस के बारे में ही बताया गया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं ये सब एक चैप्टर के रूप में हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे, इसलिए सिर्फ यहाँ पर इनकी डेफिनेशन देकर ही समझाया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो 5 मेन फंक्शंस होते हैं और एक सब फंक्शन होता है जिसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। वो अभी हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग मेन 5 फंक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो होता है मैनेजमेंट का एक मेन फंक्शन नहीं होता है, इसलिए मेनली तो मैनेजमेंट के 5 ही फंक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए उसे एक सब फंक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग और पांचवा होता है कंट्रोलिंग। जी, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom इज़ टू बी डन। यानी कि प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है कि जो भी काम हम करना चाहते हैं फ्यूचर में उसके बारे में एडवांस में सोचना, और वो काम कैसे होगा, कब होगा और उसे कौन करेगा, ये प्लानिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है असाइनिंग द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब यानी कि प्लानिंग, जो भी हमने प्लानिंग की है उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में उन सब कामों को बांटना कि किस काम को कौन करेगा, उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए उसे रिक्वायर्ड अथॉरिटी प्रोवाइड कराना इस फंक्शन के अंडर जो है परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसे ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है व्यवस्था करना, यानी कि किसी भी चीज़ की व्यवस्था करना। तो इस फंक्शन के अंडर हम सबसे मेन काम जो करते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अथॉरिटीज़ को असाइन करने का काम करते हैं, और जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं उन्हें इकट्ठा करने का काम हम इस फंक्शन के अंडर करते हैं। जी, नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग को समझने के लिए बहुत छोटी सी टर्म मैं आपको बता देता हूँ, राइट मैन ऑन राइट जॉब। यानी कि हमने जब प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए, अब हमें उस काम को स्टार्ट करने के लिए या उसे करने के लिए हमें स्टाफ की ज़रूरत है, और स्टाफ भी ऐसा चाहिए जो उस काम को कर सके और उसके करने के लिए उनके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इसलिए हम ये तीसरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसे हम लोग स्टाफिंग कहते हैं, जिसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायर्ड मैन पावर का रिक्रूटमेंट करते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग, यानी कि गिविंग द डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल्स। यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना। अब खाली इंस्ट्रक्शन देना डायरेक्टिंग को पूरी तरह से डिफ़ाइन नहीं करता है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, सुपरविज़न करना और लीडरशिप, उन्हें लीड करना। ये सब काम डायरेक्टिंग के अंडर ही आता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करना, उन्हें किसी काम में कोई प्रॉब्लम है या कोई काम समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें उस काम को करने के लिए मोटिवेट करना, उस काम का सुपरविज़न करना और उस काम के लिए उन्हें लीड करना, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डायरेक्शन दिखाना, ये सब काम डायरेक्टिंग के अंडर आता है। जी, हमारा लास्ट जो फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बहुत ही छोटा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कंट्रोलिंग को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। बहुत आसान तरीका है, वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। तो यानी कि जहाँ आप हैं और जहाँ जाना चाहते हैं उसके बीच का जो गैप है उसे फुलफ़िल करने का काम जो है कंट्रोलिंग करती है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस को डिफ़ाइन कर दिया है। इन फंक्शंस को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग प्रॉपर तरीके से चैप्टर के रूप में आगे पढ़ेंगे और वहाँ पर इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कोऑर्डिनेशन, यानी कि 6th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन। बट क्योंकि वो एक सब फंक्शन होता है तो इसलिए उसे मेन फंक्शंस में नहीं गिना जाता है, बट कोऑर्डिनेशन की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। जी,
जी, तो अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात बताता हूँ आपको कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन क्या होती है। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एक साथ इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी एफ़र्ट्स को इंटीग्रेट करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जी, तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम इसके कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन के बाद फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन के फ़ीचर क्या क्या होते हैं। जी, तो इन्होंने जैसा कि दिखाया है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एफ़र्ट्स को इंटीग्रेट करने वाली फंक्शन होती है मैनेजमेंट की, यानी कि जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की एफ़र्ट्स को जोड़ने का काम करती है कोऑर्डिनेशन। जी, क्योंकि जब तक सारे डिपार्टमेंट्स की जो एफ़र्ट्स हैं वो एक साथ नहीं जुड़ेंगी तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स का काम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रोडक्ट जो है वो पैकेज करवाना है तो वो प्रोडक्ट पहले मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द्वारा मैन्युफैक्चर होना चाहिए, तभी वो पैकिंग हो सकेगा। और अगर उस प्रोडक्ट को सेल्स डिपार्टमेंट को मार्केट में बेचना है तो वो अच्छे से पैक्ड होना चाहिए और तैयार होना चाहिए। तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि तीनों डिपार्टमेंट्स जो हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफ़र्ट्स, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन होती है वो ग्रुप की एफ़र्ट्स को इंटीग्रेट यानी कि जोड़ने वाली होती है। जी, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जैसा कि मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था एक कंटिन्यूअस या नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसी तरह कोऑर्डिनेशन भी जो है वो एक कंटिन्यूअस या नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने टारगेट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को या प्रोडक्शन को करना बंद नहीं करेगी, और अगर उन्हें ये काम करने हैं तो उन्हें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है और मैनेजमेंट के साथ साथ कोऑर्डिनेशन की भी रिक्वायरमेंट है। इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स सभी डिपार्टमेंट्स की जो एफ़र्ट्स हैं उन्हें इंटीग्रेट करने का काम करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। तो इसीलिए ये जो कोऑर्डिनेशन जो है ये मिडिल लेवल के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला फंक्शन है। इसीलिए ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स में और सभी लेवल में जो है कोऑर्डिनेशन जो है प्रॉपर बना रहे। जी, नेक्स्ट है एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि काम में एक डायरेक्शन लाने का काम करती है कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल, देखिए जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, हम या किसी भी मैनेजर की ये एक कोशिश रहती है हमेशा कि जो सब लोग काम कर रहे हैं वो कॉमन गोल के अचीवमेंट के लिए काम करें। तो अगर ऐसा हो पाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमने जितनी भी एफ़र्ट इस काम में लगाई हैं वो सारी एफ़र्ट जो हैं वो बेकार हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो ये इंश्योर करती है कि काम में यूनिटी है या नहीं। अगर हमारे काम में यूनिटी नहीं है तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन फंक्शन है वो हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है और हमारे काम में कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन होता है जो वर्क में यूनिटी लाने का काम करता है। जी, नेक्स्ट इन्होंने बताया है प्रेवेसिव फंक्शन। प्रेवेसिव ये फंक्शन, ये जो वर्ड है हम पहले भी सुन सके हैं, मैनेजमेंट के हमने फीचर्स में पढ़ा था। प्रेवेसिव का मतलब है द थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर। तो मैनेजमेंट जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन और हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह कोऑर्डिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी हर एक लेवल पे चाहिए और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी, अदरवाइज़ तो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है डिलेबरेट फंक्शन। डिलेबरेट फंक्शन मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि कंपल्सन है, बिकॉज
अगर किसी काम को करने वाले एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनमें कंपटीशन बना रहता है और हर कोई यही चाहता है कि वो अपना काम उससे पहले करे और दूसरा उसके पीछे छूट जाए। बट एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा अगर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बिकॉज ऑफ कंपल्सन ऑफ मैनेजर्स या सीनियर्स की वजह से एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इसलिए जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक डिलिबरेट फंक्शन होता है। तो इस तरह से मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेशन के फीचर्स को भी डिफ़ाइन कर दिया है। अब इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है ग्रोथ इन साइज़, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ को बढ़ाने का काम करती है जो है कोऑर्डिनेशन। अब वो कैसे करती है? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स है और उन 3 लेवल्स पे अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग वर्कर्स काम करते हैं जिनका डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। उन सबको एक साथ इकट्ठा करने का जो काम है वो कोऑर्डिनेशन से ही होता है। और जब वो सब लोग उनकी एफ़र्ट्स और उनके इंटरेस्ट एक साथ कोऑर्डिनेट हो जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, वो भी ग्रोथ हो जाता है। जी, नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो स्पेशलाइजेशन लाने में हेल्पफुल होती है। बिल्कुल सही बात है। कोऑर्डिनेशन हेल्पफुल इसलिए, स्पेशलाइजेशन में इसलिए हेल्पफुल होती है क्योंकि देखिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट इंटीग्रेट्स हो जाएंगे, सभी इंडिविजुअल इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो एक डिपार्टमेंट में सीनियर जूनियर्स जो सब हैं वो एक साथ काम करेंगे। तो सीनियर अपने जूनियर्स को कोऑर्डिनेट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि उस काम को करने का क्या सही तरीका है या आपके काम में क्या गलती है। तो जब किसी भी काम में हमें गलतियों का या जो काम का प्रॉपर तरीका है वो एकदम से पता चलेगा और उसे हम कंटिन्यूटी में करते रहेंगे तो हमारे काम में स्पेशलाइजेशन आता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो स्पेशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होती है। थर्ड है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। थर्ड पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग काम किया जाता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स का काम होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन का काम होता है, पैकिंग डिपार्टमेंट में पैकिंग का काम होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट में अकाउंट से रिलेटेड काम होता है। तो सब में अलग अलग काम होने के बाद भी कोऑर्डिनेशन की वजह से वो सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ जुड़े रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अचीवमेंट के लिए काम करते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि डिफरेंट फंक्शंस होने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने कॉमन गोल्स के अचीवमेंट के लिए एक कॉमन डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस के पॉइंट भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं और इस तरह से इस चैप्टर के सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे या जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं।